हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक स्टडी कॉर्नर्स। यूनिक स्टडी कॉर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मैथ्स के सेट्स 1 को। आज हम कवर करने जा रहे हैं साइंस के सेट्स 1। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेट सॉल्व करते हैं। ये सेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँ। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में कोई भी इमेज जो है वो क्या होता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। सेकंड क्वेश्चन है, गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो ये आप सभी को पता है कि गोली दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, F=R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के दौरान वेग भी परिवर्तित होता है, तरंगदैर्ध्य भी परिवर्तित होता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता कौन है, तो आवृत्ति जो है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा। देखिए, यहाँ पे सीधे आकार का बोल रहा है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी हो सकता था, समतल तथा उत्तल। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा समतल, क्योंकि सीधा तो उत्तल और समतल दोनों में बनेगा, पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब सिर्फ समतल दर्पण में ही बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सभी को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमने अभी ही क्वेश्चन पढ़ा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो F= होता है आपका R/2। ठीक है, यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 50 यानी 50, तो 50/2 करेंगे, इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा, 25। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस किस में है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी में, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी और क्षमता के बीच का संबंध क्या होता है, फोकस दूरी और क्षमता के बीच संबंध होता है आपका P=1/F। ठीक है, अब देखिए आपका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। यहाँ पुट करेंगे 1/1 तो कितना जगह 1, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1D प्लस में भी है माइनस में भी है, तो क्या होगा, प्लस या माइनस। तो देखिए, उत्तल दर्पण की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता, वो प्लस में होती है और अवतल दर्पण की माइनस में। तो यहाँ आपका क्या पूछा है, लेंस। तो यहाँ आपका क्या पूछा है, उत्तल लेंस। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1D।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि क्षमता जो होती है उत्तल लेंस की वो पॉजिटिव होती है, यानी प्लस होती है। तो फोकस दूरी भी क्या होगी? फोकस दूरी भी आपकी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है आपका, इसमें दो कन्फ्यूज़न बनता है। कोई कोई आपका आंसर जल बताता है, ठीक है, और कहीं पे आपका कांच। पर देखिए, प्रकाश का वेग जो है वो एक्चुअल में प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा? कांच में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, यानी 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता आपके दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। तो अगर f को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/p। अब ये आपका कितना दिया हुआ है? 1/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 0.25 मीटर। ठीक है, क्योंकि डायोप्टर दिया है यहाँ ना, आपका डायोप्टर दिया है, तो वो अगर डायोप्टर दिया रहता है तो फोकस दूरी मीटर में होती है। बट यहाँ ऑप्शन आपको किस में चुनना है? सेंटीमीटर में। तो मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 से अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन किस में है? देखिए, ऑप्शन बी में है आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए, फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी आपका दिया हुआ है कितना? 50 सेंटीमीटर, और इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें आपको क्षमता निकालना है। तो मैंने बताया था कि देखिए, क्षमता आपका क्या होता है? डायोप्टर में होता है, और तो फोकस दूरी मीटर में। तो यहाँ पे हम लोग मीटर, पहले हम लोग फोकस दूरी को चेंज कर लेंगे। 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/100, यानी 0.5 मीटर। फोकस दूरी हमारा आ गया 0.5 मीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता होती है आपका P इक्वल टू 1/f, यानी क्या हो जाएगा? 1/0.5। पॉइंट का हटाएंगे, यहाँ आएगा 10, तो 5 2 होता है 10, यानी हमारा आ जाएगा 2 डायोप्टर। अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले ही दे दिया है कि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस है तो आपका क्या होगा? प्लस में 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है आपका किसमें? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्मा छिपी है? तो हम लोग को जैसे पता है ऊष्मा छिपी किसे कहते हैं? जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को या उस प्रक्रम को बोला जाता है ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। ठीक है, तो किसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है? तो श्वसन में जो है वो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या डाला जाता है? इसमें डाला जाता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो जंग लगना क्या है? आपका संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जंग लगने से क्या होता है? ऑक्सीजन आपका जुड़ता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो देखिए, उपचयन कहते किसको हो? जिसमें ऑक्सीजन
जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग कहते हैं उपचयन हो रहा है, ठीक है। और जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ अपचयन हो रहा है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, उपचयन। उपचयन किस में हुआ, ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ, तो देखिए सी में आपका यहाँ सिर्फ सी था, कार्बन था, और यहाँ आपका बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मतलब ऑक्सीजन आपका ऐड हुआ, तो उपचयन किसका हुआ, कार्बन का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखिए संतुलित समीकरण आपको यहाँ क्वेश्चन में देखने से ही पूरा क्लियर हो जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट से ही चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद सेकंड में जाएंगे। तो फर्स्ट में चेक करते हैं। देखिए कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग कार्बन, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे 2 4, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 4 हो गया। हाइड्रोजन देखिए कितना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। कार्बन कितना है, देखिए कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। यहाँ आपका CaCO3 होना चाहिए था, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं लगना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं ऐसे, जैसे कि देखिए अगर हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, CaCO3 ऐसे अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब कार्बन भी 3 और ऑक्सीजन भी 3, ठीक है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन यहाँ भी 1 होना चाहिए था, तो इसीलिए ये आपका CaCO3 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो इसमें कोई भी संतुलित नहीं है इसको छोड़ के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा आपका ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को पता है, जिसमें जोड़ते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो टूटते हैं उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, और विस्थापन अभिक्रिया जिसमें से जो एक पदार्थ होता है वो दूसरे को विस्थापित करके उसका जगह ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो देखिए पीवी, यहाँ पे पीवी देखिए, पीवी क्या किया, CuCl2 से Cu को हटा दिया और उसके जगह पे वो खुद आकर बनाया PbCl2, मतलब उसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, ठीक है, हटा दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए आप सभी को पता है कि गंधीय सूचक क्या होता है, जिसको जो क्षार और अम्ल की पहचान कराता है, ठीक है, गंध उसका क्या होता है, बदल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है कौन, प्याज, ऑप्शन नंबर D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा। तो देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र सभी को पता है क्या होता है, CaCl2, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चित्र दिया गया है, ठीक है, चित्र को अच्छे से देखिए यहाँ चित्र दिया गया है आपका, यहाँ हाइड्रोजन है, ये जल है आपका, और इसके बाद यहाँ रबर डॉट है, ये कैथोड, इधर एनोड होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लिक्विड में जो H2SO4 या फिर जिसका भी हम लोग यूज करते हैं वो क्या, तो टूटता है, ठीक है। तो टूटने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर B।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुकरण प्रक्रिया में होता है। देखिए तनुकरण प्रक्रिया में H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन में देखिए वियोजन क्या है, ये तीनों आपको वियोजन लगेगा, ठीक है। लेकिन यह क्या पूछा है, प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण कौन सा है? प्रकाश वियोजन का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो प्रकाश वियोजन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए AgBr। ये क्या है, देखिए Ag + Br में टूट रहा है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो आप सभी को पता है कि अमीबा जो है वो मुंह से नहीं बल्कि अपने कुट पाद से भोजन ग्रहण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो देखिए पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण पित्त करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? देखिए स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, स्वयं ही पोषण करना, ठीक है। तो ये किस में होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आम में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो देखिए श्वसन वर्णक जो है किसे कहा जाता है, श्वसन वर्णक कहा जाता है आपका हीमोग्लोबिन को, यानी ऑप्शन नंबर बी। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? फ्रिकानो, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रिकानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको ना कहते हैं हम लोग डायलिसिस, मतलब अपोहन, ऑप्शन नंबर बी। जनन की मूल घटना क्या है? तो देखिए जनन की जो मूल घटना है वो है आपका DNA की प्रतिकृति बनाना, यही है जनन की मूल घटना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो देखिए इस चित्र में जो है ना ये आपका विखंडन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरयुग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नरयुग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसको हम लोग कहते हैं निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो उनके जो लक्षणों का नियंत्रण होता है वो आपके करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो आप सभी को पता है सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, 1.4 kW/m²। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है आपका, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो देखिए यहाँ ना आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा और जैसे कि पृष्ठ जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में ना 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आज चलिए हम लोग की ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 2 कंप्लीट करेंगे और ये सारे मॉडल क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइए एग्ज़ाम में, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं
और अगर हमारे चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।